हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग एंड नाउ लेट्स वी स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। मेंढक का पाचन तंत्र। ओके, स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र का मतलब होता है कि जो फूड पार्टिकल्स मेंढक के द्वारा लिए जाएंगे उन फूड पार्टिकल्स को अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से यानी कि जटिल प्रावस्था से सरल प्रावस्था में, सिंपल जो फेज है उसमें क्या करना, परिवर्तन करना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है पाचन क्रिया। क्लियर है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है। फर्स्ट जो पार्ट है इसका, ये कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड पार्ट कहलाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। ओके, जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कुछ भागों से मिलकर बना होता है और उन भागों को हम कहते हैं माउथ। फर्स्ट भाग आता है इसमें माउथ यानी मुख। सेकंड पार्ट आता है बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहिका। थर्ड पार्ट होगा फेरिंग्स ग्रसनी। फोर्थ पार्ट होगा ईसोफेगस ग्रेसिका। फिफ्थ पार्ट होगा स्टोमक यानी कि आमाशय। और लास्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं यानी कि आंत्र जो है वो 2 भागों से मिलकर बनती है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। क्लियर है? डाइजेस्टिव ग्लैंड में बच्चों हम बात करेंगे इसमें लीवर और पैनक्रियाज की। ओके, लीवर और पैनक्रियाज ये मेन 2 पाचन ग्रंथियां होती हैं फ्रॉग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डायग्राम के बारे में। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी कुंडलित नलिका समान रचना होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एक कुंडलित नलिका है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक लंबी कुंडलित संरचना होती है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो भाग हैं जैसे कि मुख है, मुख गुहिका, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय और छोटी और बड़ी आंत्र के द्वारा मिलकर बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। फर्स्ट पोर्शन जो है एलिमेंट्री कैनाल का मुख भाग की। ठीक है, लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि जो फ्रॉग है उसमें स्लिट लाइक माउथ प्रेजेंट होता है और इस तरह से जो ये वाला जो पोर्शन था ये हेड रीजन है और यहाँ प्रेजेंट था स्नाउट और ये जो दरार दिख रही है ये था माउथ। क्लियर है?
तो जो माउथ प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, दरार रूपी होगा, और स्नाउट के यानी कि प्रोथ भाग के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक ये क्या होगा, स्थित होगा। ठीक है, ये एक क्या है, माउथ एक चौड़ा भाग बनाता है, कैसा, चौड़ा थिक भाग बनाता है, जो कि इजीली क्या करता है, निगलने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको आसानी से जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये निगल जाता है। ये जो माउथ रीजन है इसमें जोज प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जबड़े उपस्थित होते हैं, और हमने बात की थी 2 प्रकार के जबड़े होंगे, एक अपर जो यानी कि ऊपरी जबड़ा कहलाता है, और एक लोअर जो यानी कि निचली जबड़ा कहलाता है। ठीक है, तो ये जो अब ये जो जोज हैं इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, लिप्स पाए जाएंगे। ठीक है, लिप्स उपस्थित होंगी, और लिप्स भी कैसे होंगे, 2 ही होंगे, एक अपर लिप होगा और एक लोअर लिप होगा। ठीक है, अपर लिप जो है वो अचल प्रकार का होता है। ठीक है, अचल होता है, या हम बोल सकते हैं कि ऊपरी जो जबड़ा है ये कैसा होगा, अचल होता है। ठीक है, गतिशील नहीं होता है इसका मतलब है, और लोअर जो जबड़ा होता है ये कैसा होता है, चल होता है, यानी कि मूवमेंट करने के लिए कैपेबल होता है। ये तो बात हुई बच्चों मुख की। मुख जो है अपने आगे वाला जो भाग है मुख गुहिका में क्या होता है, ओपन होता है। तो अब हम सेकंड बात करते हैं बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहिका। कैसी होती है, बड़ी होती है और चौड़ी होती है। क्लियर है, मुख गुहिका में क्या प्रेजेंट होंगी, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होंगी, म्यूकस सेल्स उपस्थित होती हैं, श्लेष्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं, म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, श्लेष्म का सीक्रेशन करती हैं। ओके, श्लेष्म क्या कार्य करता है, श्लेष्म चिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है, ताकि इजीली क्या हो सके, भोजन जो है वो निगला जा सके। ठीक है, स्वैलोइंग की जो प्रक्रिया है वो हो सके। क्लियर है, जो मुख है उसमें क्या पाए जाएंगे, जोज पाए जाते हैं, जबड़े उपस्थित होते हैं, और 2 जबड़े पाए जाते हैं, एक अपर जो ऊपरी जबड़ा कहलाता है, और दूसरा लोअर जो यानी कि निचला जबड़ा कहलाया जाता है। ऊपरी जो जबड़ा होता है बच्चों ये कैसा होता है, अचल प्रकार का होता है, नॉन मूवेबल होता है, यानी कि गति नहीं कर सकता है। लेकिन जो निचला जबड़ा होता है ये गतिशील होता है, यानी कि चल प्रकार का होता है। समझ रहे हो, ऊपरी जो जबड़ा होता है, बक्कल कैविटी की जो अपर वॉल होती है, ठीक है, बक्कल कैविटी की जो अपर वॉल होगी वहां पर एक बोन पाई जाती है जिसे वोमर बोन कहते हैं बच्चों, और ऊपरी जो है ये वोमर बोन से क्या होता है, कनेक्ट होता है। क्लियर है, वोमर बोन से जुड़ा होता है, और यहाँ पर टिथ पाए जाते हैं जिन्हें वोमेराइन टिथ कहते हैं। समझ रहे हो, क्या कहेंगे, वोमेराइन टिथ कहते हैं। वोमेराइन टिथ के नीचे की तरफ नेत्र के लिए गोलक पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिन्हें नेत्र गोलक कहते हैं। और ये क्या काम आते हैं, जब जो फ्रॉग है वो क्या करता है, भोजन को लेता है, निगलता है, तो उस टाइम ये नेत्र गोलक क्या होते हैं, उभरी हुई तो रहते हैं, बाहर की तरफ क्या होते हैं, निकल आते हैं, ताकि भोजन इजीली क्या हो सके, निगला जा सके। ओके, अब हम बात करते हैं लोअर, जो कि लोअर जो है वहां पर क्या प्रेजेंट होंगी, टंग पाए जाएंगे। लोअर जो में क्या उपस्थित होंगी, टंग पाई जाती है। और ये जो टंग है ये कैसी होती है, द्विशाखित प्रकार की होती है, बाइफिड टाइप होती है बच्चों, द्विशाखित होती है। आप देख सकते हैं एक ये वाली शाखा होती है इसकी, और दूसरी ये वाली शाखा होती है। क्लियर है, यानी कि टंग कैसी होगी, बाइफिड टाइप की होगी। ओके, बाइफिड टाइप की होगी, द्विशाखित होगी। ये इसलिए द्विशाखित होती है ताकि आसानी से ये क्या कर सके, भोजन को निगल सके। क्लियर है बात। एक और बात बच्चों, बक्कल कैविटी जो है वहां पर जो इसकी रूफ पाई जाती है उसमें, या हम बोल सकते हैं कि जो वोमेराइन टिथ हैं उनके आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, नासा छिद्र उपस्थित होते हैं, और ये जो हैं वो आंतरिक प्रकार के पाए जाते हैं, आंतरिक नासा छिद्र यहाँ उपस्थित होते हैं। क्लियर है। एक बात और ध्यान रखनी है हमें
कि जो अपर जो है यहाँ पर दांत पाए जाते हैं, टिथ उपस्थित होते हैं, और ये जो टिथ होते हैं ये मैक्सिलरी टिथ होते हैं बच्चों, यानी कि जंभिका दांत इनमें उपस्थित होते हैं। क्लियर है। और ये होमोडोंट प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि एक समान आकृति के ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर है। मैक्सिलरी टिथ पाए जाएंगे, एक समान आकृति के होंगे, और टिथ जो हैं वो दो भागों में विभाजित होता है। एक उसका आधारी भाग कहलाता है और दूसरा क्राउन यानी कि शिखरक भाग कहलाया जाता है। ठीक है। ऊपरी जो है ये डेंटाइन से क्या होता है, बना हुआ होता है, जिसके बाहर की तरफ इनामल का आवरण इनमें पाया जाता है। क्लियर है। शिखरक जो होता है वो नुकीला होता है। ओके, नुकीला होता है, और जो दांत है अगर वो नष्ट भी हो जाते हैं तो इसमें नए दांत बन जाते हैं, यानी कि पोलीफायोडोंट टाइप के इनमें दांत उपस्थित होते हैं बच्चों। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चों फैरिंग्स के बारे में। ओके, बकल कैविटी जो है वो ओपन होती है फैरिंग्स में। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये फैरिंग्स वाला रीजन कहलाया जाता है। क्लियर है। फैरिंग्स जो है यहाँ पर एक ओपनिंग पाई जाती है जिसे यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं बच्चों। ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं यूस्टेकियन अपर्चर यहाँ उपस्थित होता है। यूस्टेकियन अपर्चर क्या करता है, बक्कल कैविटी को मिडिल ईयर से मध्य कर्ण से जोड़ने का काम करता है। क्लियर। और जो मेल फ्रॉग होते हैं उनमें वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पीरियड इनका होता है उस टाइम ये क्या करते हैं, टर टर की आवाज निकालते हैं। वो किसके द्वारा होते हैं, वोकल कॉर्ड के द्वारा ही होते हैं। ठीक है। तो ओनली मेल्स में ध्यान रखेंगे, ओनली मेल्स में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, ना कि फीमेल्स में। ओके। रिप्रोडक्टिव जब सीजन होता है, रेनी जब सीजन होता है उस टाइम ये टर की आवाज निकालते हैं। तो जो फीमेल्स हैं यानी कि इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं, फीमेल्स को रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ एक मिडिल जो एरिया होगा वहाँ एक ओपनिंग और प्रेजेंट होती है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। ओके। और हमें पता है ग्लॉटिस क्या करती है, एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है, और ये क्या काम करता है, जब फूड पार्टिकल्स एंटर करता है तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको बंद करने का काम करता है ग्लॉटिस। क्लियर है। एक और बात, यहाँ पर एक गलट उपस्थित होता है, अदर बड़ा पार्ट होता है, चौड़ा और बड़ा अपर्चर पाया जाता है, ये गलट कहलाता है, जिसे गलट कहते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल का जो ईसोफेगस वाला पार्ट है, ठीक है, ईसोफेगस वाला जो पार्ट है वहां पर ये क्या होता है, ओपन होता है। समझ में आई बात। ये बात हो गई फैरिंग्स की। फैरिंग्स जो है बच्चों वो आगे वाले पार्ट ईसोफेगस में क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ग्रसिका भाग। ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका, डायग्राम देख सकते हैं आप, डायग्राम रिप्रेजेंट करता है ईसोफेगस को। ठीक है। ये क्या होती है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, छोटी स्ट्रक्चर होती है ईसोफेगस, लेकिन कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, चौड़ी होती है और मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है ईसोफेगस, यानी कि अत्यधिक पेशीय और फैलने वाली पतली संरचना होती है। ठीक है। यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि क्या करती हैं, श्लेष्मा का सीक्रेशन करती हैं, जो भोजन को आगे स्टोमक तक ले जाने में क्या होती है, सहायता करती है। क्लियर है। ये जो ईसोफेगस है ये नेक्स्ट पोर्शन किस में खुलता है, स्टोमक में ओपन होगा। तो अब हम बात करते हैं स्टोमक की। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं स्टोमक की। ठीक है, किसकी, स्टोमक की। क्लियर है। स्टोमक कैसा होता है बच्चों, बड़ा होता है। ये डायग्राम है जो स्टोमक को शो करता है, तो कैसा होगा, ये बड़ा होता है और सेम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैले समान ये संरचना होती है, और एक मस्कुलर संरचना है ये एक। ठीक है, कैसी है, ये एक पेशीय संरचना होती है।
स्टोमक दो भागों से मिलकर बनता है, एक भाग कार्डियक रीजन कहलाता है और दूसरा पाइलोरिक रीजन कहलाता है। ठीक है, जो पाइलोरिक भाग है ये 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं उनकी लेयरिंग पाई जाती है, और ये जो अनुदैर्ध्य वलन है ये क्या करते हैं, अनुदैर्ध्य वलन या लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड जो है ये क्या करेंगे, जो स्टोमक का रीजन है इसको क्या करेंगे, फैलाने का काम करेंगे या बड़ा करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, और म्यूकस झिल्ली में क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। यानी कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या करती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस हैं उनका क्या करती हैं, या पाचक जो रस हैं उनका क्या करती हैं, स्त्रवण करती हैं। क्लियर है। जो पाइलोरिक रीजन है ये पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है, पाइलोरिक जो रीजन है ये पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। क्लियर है। आप देख सकते हैं डायग्राम में ये वाला पोर्शन जो है ये स्टोमक का है। ठीक है, और स्टोमक में दो पोर्शन होते हैं, बता चुकी हूँ, कार्डियक और पाइलोरिक। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये पाइलोरिक रीजन कहलाता है, जो पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन के थ्रू किस में ओपन होता है, इंटेस्टाइन में ओपन होगा। ऐसे जो पाइलोरिक रीजन है वो पाइलोरिक कंस्ट्रक्शन के थ्रू किस में ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, हम देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक तो ड्यूडेनम और सेकंड पोर्शन होगा इलियम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम क्या होता है, एक यू शेप का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। ड्यूडेनम एक यू शेप के स्ट्रक्चर है, और जितने भी डक्ट हैं, पैनक्रियाटिक जो डक्ट हैं वो किस में आकर के ओपन होती हैं, ड्यूडेनम में। क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है बच्चों वो होता है 30 सेंटीमीटर। क्लियर है, 30 सेंटीमीटर, और ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कुंडलित संकरी ट्यूब के समान संरचना होती है। समझ रहे हो बात को। अगर हम बात करें कि जो ड्यूडेनम है ये आगे की तरफ इलियम में क्या होगा, ओपन होता है। ठीक है, इलियम में ओपन होगा, और सबसे बड़ा भाग होता है बच्चों इलियम का। देख सकते हैं आप, इलियम लमसम कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों, जबकि ड्यूडेनम की जो लंबाई है वो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो। टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 30 सेंटीमीटर, ड्यूडेनम होती है 2 to 4 सेंटीमीटर, एंड इलियम की जो लेंथ होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। जो इलियम है यहाँ पर विलाई पाई जाती है। ओके, विलाई पाई जाती है जो क्या करती है, अवशोषण के लिए बहुत ज़्यादा सतह उपलब्ध कराती है। समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, पहली बात तो ये कि लार्ज इंटेस्टाइन में विलाई जो है वो क्या होंगी, अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का जो भाग है वो रेक्टम और क्लोएका मिलकर के क्या बनाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बनाती हैं बच्चों। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन बनाती हैं। क्लियर है। रेक्टम जो है ये लमसम 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, और कैसा होता है, चौड़ा भाग होता है। क्लियर है। और किस में ओपन होगा, क्लोएका में या अवस्कर में। अवस्कर क्या है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं उनको क्लोइकल एपरेचर तक पहुंचाता है, जिसके क्लोइकल एपरेचर उसे बाहर एक्स्ट्रा सराउंडिंग्स में रिलीज करने का कार्य करता है। क्लियर है बात। ये तो बात हुई इंटेस्टाइन के एलिमेंट्री पोर्शन की। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं लीवर। ओके, ध्यान रखेंगे लीवर क्या है, लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है बच्चों। ओके, लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है लीवर, और कैसी होती है, लाल भूरे रंग की होती है। ठीक है,
और 3 पिंडों में डिवाइड होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये लीवर को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, 1, 2 और 3। इसमें कितने लॉब होंगे? 3 पिंड होते हैं जो कि लेफ्ट, राइट और मिडिल लॉब कहलाते हैं। क्लियर है? लेफ्ट और राइट जो लोब है उसके बीच में गॉल ब्लैडर उपस्थित होती है। देख सकते हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर है ये गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर पैनक्रियाज से होता हुआ ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें क्या होती है? ओपन होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, और सेकंड है पैनक्रियाज। ओके, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है ये बहुत ज़्यादा कैसी स्ट्रक्चर है? फ्लैट ग्रंथि है। पैनक्रियाज जो है ये क्या है? ठीक है, चपटी ग्रंथि होती है। ओके, आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये पैनक्रियाज वाला है, ये एक चपटी ग्रंथि है। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखना है, पैनक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है बच्चों। ठीक है, कैसी होती है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथि है। एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये, अंत्य और बाह्य दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है ये। ठीक है, और पैनक्रियाज स्टोमक यानी कि आमाशय और ड्यूडेनम के बीच में स्थित होती है बच्चों। ठीक है, कहाँ स्थित होगी? आमाशय और ड्यूडेनम के बीच में। देख सकते हैं अपर वाला पोर्शन स्टोमक का है और ये वाला पोर्शन आगे जाकर के किस में ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ठीक है, और यहाँ ये वाला पोर्शन कहलाता है पैनक्रियाज। तो कहाँ स्थित होगी ये? स्टोमक और ड्यूडेनम के बीच वाले पार्ट में ये क्या होगी? स्थित होगी। अब देखेंगे कि यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट निकलती है जो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कराने में क्या करती है? सहायक होती है। क्लियर है? ये बात हो गई बच्चों डाइजेस्टिव ग्लैंड की। क्लियर है? तो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमें पता है कि जो बक्कल कैविटी है ये किस में ओपन होगी? ईसोफेगस से होती हुई स्टोमक वाले पार्ट में जाता है भोजन। ठीक है, यहाँ देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे, फूड पार्टिकल्स यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, फूड पार्टिकल्स ने एंटर किया तो माउथ से बक्कल कैविटी। ठीक है, माउथ मुख, और मुख से बक्कल कैविटी से जाएगा ईसोफेगस में, और ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ आता है? स्टोमक वाले रीजन में। यहाँ से होता हुआ फूड पार्टिकल्स पहुंच जाता है स्टोमक में। क्लियर है? स्टोमक में HCl और पेप्सिनोजन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या? पेप्सिनोजन एंड HCl उपस्थित होता है जो क्या करता है? फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करवाता है। यहाँ पर सेमी डाइजेशन होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। स्टोमक में कैसा डाइजेशन होगा? सेमी डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन और HCl क्या करेंगे? सेमी डाइजेस्ट करेंगे फूड को। अब जो ये सेमी डाइजेस्ट फूड है ये काइम कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? काइम। ओके, क्या कहा हमने? फूड पार्टिकल माउथ से होता हुआ बक्कल कैविटी से ईसोफेगस, और ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में आता है। स्टोमक में पेप्सिनोजन और HCl होते हैं जो कि क्या करते हैं? सेमी डाइजेस्ट करते हैं फूड को, और जो अर्धपाचित फूड है वो कहलाता है काइम। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब ये जो काइम है, जो अर्धपाचित फूड है, ये कहाँ जाएगा? जो ड्यूडेनम है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, और हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में जाएगा? ये ड्यूडेनम में। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है वो बेसिडिक मीडियम की होती है बच्चों। ठीक है, बेसिडिक मीडियम की होती है, और यहाँ पर क्या होगा? कंप्लीट जो फूड है उसका डाइजेशन हो जाएगा। हमने आपको एक बात बताई थी, इलियम वाला जो पार्ट है उसमें विलाई उपस्थित होती है, और विलाई क्या करती है? अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, जो फूड पार्टिकल्स होता है उसके अवशोषण में सहायता प्रदान करती हैं। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ क्या होगा फिर? कंप्लीट डाइजेशन फूड पार्टिकल्स का हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में जो
एक्सक्रीटरी मटेरियल बचेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो पहुंच जाता है बच्चों यहाँ से होता हुआ रेक्टम में। ओके, रेक्टम हमें पता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब यहाँ से रेक्टम से होता हुआ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो पहुँचता है क्लोएका में। ओके, और फाइनली क्लोएका से होता हुआ क्लोइकल एपरेचर के थ्रू वो एक्स्ट्रा सराउंडिंग में रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर है? ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम।